सो हाय एवरीवन, हम क्लास 10th हिस्ट्री का 6 यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा J&K ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इस पूरे यूनिट में हम एक तो पहले दो बंधुओं को पढ़ेंगे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम अहमद, प्लस इनके कुछ कारनामे आप कहें या इनका कुछ कंट्रीब्यूशन J&K के लिए आप कहें, तो जो भी आप कहेंगे उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इस यूनिट में 3 चीज़ों का जिक्र आएगा। एक आएगा ये सोशल रिफॉर्म्स का, कल्चरल रिफॉर्म्स का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। ये 3 डिफरेंट टॉपिक्स हम इस पूरे यूनिट में पढ़ेंगे कि कैसे सोशल रिफॉर्म्स के लिए एक कड़ी स्टार्ट की गई, फिर कैसे उस कड़ी को अमलाया गया, फिर कैसे कल्चरल इथॉस बढ़ाने के लिए एक कड़ी को स्टार्ट किया गया, फिर कैसे उस चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचाया, कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कश्मीर में पूरे स्टेट में J&K में वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट स्कीम्स लाए गए, डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट किए गए, डिफरेंट डेवलपमेंटल अप्रोच अडॉप्ट किए गए। इस पूरे यूनिट में हम यही 5 चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, दूसरा पढ़ेंगे बख्शी गुलाम अहमद, तीसरा पढ़ेंगे कल्चरल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पूरा यूनिट इन्हीं 5 पॉइंट्स पे बना हुआ है। इन्हीं 5 पॉइंट्स को हमें पढ़ना है। पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक पिछले 5 यूनिट्स में हमने क्या पढ़ा? इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी रेड अबाउट द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। हमने पिछले यूनिट्स में जो आज तक हमने कंप्लीट किए, इन यूनिट्स में हमने पढ़ा डिफरेंट ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि कैसे दुनिया भर में इकोनॉमीज चली गई, कैसे ग्लोबल डिप्रेशन आ गया, कैसे वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, कैसे इन चीज़ों से एक ही मुल्क पे नहीं बल्कि पूरे दुनिया पे इन चीज़ों का असर पड़ा, चाहे वो असर फिर पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ठीक, तो अब लेकिन इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? बट हियर वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू द रीजनल हिस्ट्री। अब हम इस यूनिट में, यूनिट नंबर 6 में जो अपना ये है शिफ्ट फोकस जो है, हम शिफ्ट करेंगे एक रीजनल हिस्ट्री की तरफ। पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल हिस्ट्री, पूरे कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा, एशिया को पढ़ा, यूरोप को पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे। और वो हिस्ट्री क्या है? J&K हिस्ट्री की। और वो हिस्ट्री भी क्या है? दैट्स द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि 1947 के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले हमें कुछ भी टच नहीं करना है, बल्कि जो भी 1947 के बाद हुआ वही चीजें हमें यहाँ पे टच करनी है। This chapter would highlight the social and economic change that occurred in J&K between 1947 and 1963. अब तीसरे पॉइंट में क्या क्लियर हो रहा है कि हम इस पूरे यूनिट में 1947 से लेकर 1963 तक की ही हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि इन ही सालों की हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे। 1947 से लेकर 1963 तक ऑलमोस्ट 16 इयर्स की हम हिस्ट्री यहाँ पे इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो ज्यादा कुछ ये वो रॉकेट साइंस है नहीं, ये यूनिट बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल इजी सा है। खाली 16 इयर्स की हिस्ट्री हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं, और उन 16 इयर्स में भी बिल्कुल 2 ही बंदों को पढ़ना है, उनके 3 कंट्रीब्यूशंस को पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ रॉकेट साइंस की बात नहीं है। इट ट्रेक्स पाथ ऑफ गवर्नेंस। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? गवर्नेंस, कैसे सियासत चली, प्लानड इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी को चलाने के लिए एक प्लानड अप्रोच अडॉप्ट किया गया, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में प्लानड इकोनॉमी है, 5 ईयर बेस्ड इकोनॉमी है, 5 साल के बाद नया प्लान आता है, जैसे कि 1951 से पहला स्टार्ट हुआ, फिर 1956 के बाद दूसरा हुआ। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि कैसे जो है इस प्लानड इकोनॉमी का कंट्रीब्यूट J&K के लिए रहा। Then we have the state building reforms in agriculture, agrarian and education. हम यहाँ पे स्टेट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि कैसे स्टेट ने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, एजुकेशन को डेवलप किया। यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे मेरा हाथ है, कैसे एजुकेशन को डेवलप किया, और कैसे जो है इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हेल्थ सेक्टर को भी डेवलप करने के लिए, यानी कि कैसे इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, कैसे फिर मोर देन 400 डिस्पेंसरीज आए, कैसे मोर देन 100 हॉस्पिटल्स J&K स्टेट में आए, वो सब भी इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। इसके अलावा यानी कि हेल्थ, एजुकेशन या एग्रीकल्चर के अलावा जो भी डेवलपमेंट्स J&K स्टेट में रहे ड्यूरिंग 1947 टू 1963, वो भी हम इस यूनिट में पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे।
that were initiated under the नया कश्मीर मैनिफेस्टो। ये सारा जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स की बात हो, कल्चरल रिफॉर्म्स की बात हो या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो, इस सारे एजेंडा को एक ही प्रोग्राम में लिया गया था और उस प्रोग्राम को नाम दिया गया था नया कश्मीर इनिशिएटिव, नया कश्मीर मैनिफेस्टो, नया कश्मीर मैनिफेस्टो। तो अब हम नया कश्मीर मैनिफेस्टो से स्टार्ट करेंगे कि ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो है क्या। हमने अब पढ़ा कि नया कश्मीर मैनिफेस्टो में एजुकेशन को डेवलप किया गया था, एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया था, हेल्थ सेक्टर को भी डेवलप किया गया था। और क्या खास हुआ था, किसने कुछ खास किया था, किसने क्या खास किया था इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो में, हम वो इस यूनिट में पढ़ेंगे। This chapter further highlights the developments। अभी हम यहाँ पे introduction of the topic ही पढ़ रहे हैं। इस chapter में further highlights किसके बारे में है? That were initiated during the reigns of first two prime minister। जो मैंने पहले ही बोला कि कैसे जो पहले कश्मीर के दो प्राइम मिनिस्टर्स रहे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड बख्शी गुलाम अहमद, उनके रीन में, उनके टाइम में जो भी डेवलपमेंट्स यहाँ पे इस पूरे कश्मीर में हुई, वो डेवलपमेंट्स भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे अप टू 1965। दैट इज शेख अब्दुल्ला एंड बख्शी गुलाम मोहम्मद। यानी कि अब पूरे इस यूनिट में हम दो ही प्राइम मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो 1965 तक वो रहे और कैसे क्या डेवलपमेंट्स रहे उनके टाइम में, वो सारे हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं नया कश्मीर मैनिफेस्टो। एग्जैक्टली आपके ही चैप्टर से लाया गया है, आपके ही चैप्टर से हमने इसको समराइज किया है। तो नया कश्मीर मैनिफेस्टो है क्या? ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक। अब ये डॉक्यूमेंट क्या था, इस पे क्या लिखा था, किसने लिखा था, कैसे काम करना था, वो सारा हम देखेंगे। ये कब एग्जैक्टली फ्रेम हुआ था, ये डॉक्यूमेंट कब बना था, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑन September 29, 1944, the then famous NC adopted the Naya Kashmir Manifesto in its political activist meeting at Sopore। एक हो गया एजेंडा, किसी पार्टी का एक एजेंडा होता है कि आप जब पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो करती है, जब वो लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो इनके पास एक एजेंडा होता है, दैट्स कॉल्ड द मैनिफेस्टो होता है इनके पास। और वो लोगों को कहते हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, आप उसके बदले हमें वोट दे दीजिए। ऐसा ही कुछ अडॉप्ट किया था कब? 1944 में। सितंबर की डेट थी, 29 तारीख था, 1944 ईयर था, सोपोर जगह थी। सोपोर में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स की मीटिंग थी। किन के एक्टिविस्ट्स की मीटिंग थी? एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। इससे पहले इसका नाम क्या था? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो फिर ये नाम इसका चेंज किया गया था। तो इसके पैट्रॉन थे, चीफ पैट्रॉन तब जाके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, यानी कि इसके फाउंडर, इस पार्टी के फाउंडर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो 1944 में इन्होंने अपना एक एजेंडा मैनिफेस्टो अडॉप्ट किया, जिस मैनिफेस्टो का नाम रखा गया नया कश्मीर मैनिफेस्टो, ठीक है। अब नया क्या करना था, नया क्या बनाना था, कैसे बनाना था, वो भी आगे देखेंगे। It was a plan for economic, social, political and cultural reconstruction of the region। इससे पहले क्या था, इस 1944 से क्या था, डोगरास थे, एक अलग तरीके की एरिस्टोक्रेसी बोले आप, ये बोले मोनार्की बोले आप, वैसे तरीके का सिस्टम कश्मीर में चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे इसको डेमोक्रेटिक शेप देने की इन्होंने सोची थी, इस सिस्टम को डेमोक्रेटिक शेप देने की सोची इन्होंने थी 1944 में, जिस चीज को इन्होंने नाम दिया था नया कश्मीर मैनिफेस्टो। अब इसमें क्या था, इसमें इन्होंने ये चीज किया था कि अब हम काम करेंगे, अब कश्मीर में रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया अब नए से बनाने की कोशिश करेंगे। एक तो ऑलरेडी पहले बना हुआ था, लेकिन अब नए से बनाने की कोशिश करेंगे। वो क्या क्या बनाना है कश्मीर का नया? दैट इज द पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। एक तो समाज को सुधारना है, इकोनॉमिक अपनी माईशत को सुधारना है, पॉलिटिकल निज़ाम, सियासी निज़ाम को सुधारना है, और अपने कल्चरल को क्या करना है? प्रमोट करना है। एक तो कल्चरल इथॉस ये करना है, क्रिएट करना है, जहाँ पे लोग टॉलरेंट बने अपने कल्चर के हवाले से भी और लोग दूसरे कल्चर्स के हवाले से भी, जहाँ पे लोग इजीली लिबरल होके इजीली एक दूसरे को टॉलरेट करें। BPL Bedi was considered its author and the plan was divided into constitution and economic planning। अब BPL Bedi एक शख्स का नाम था जो कंसिडर किए जाते थे, इस चार्टर के ऑथर कंसिडर किए जाते थे। चार्टर मींस डॉक्यूमेंट के जो है ऑथर, लिखने वाला, इस डॉक्यूमेंट का लिखने वाला, यानी कि नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो है
कल को डेफिनेटली ये आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि हु वाज द ऑथर ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो, बीपीएल बेडी। पीपीएल शॉर्ट में आपको याद रखना है, बेडी आप याद रखेंगे कि यही इसके ऑथर थे। और इसके बाद जो है इस चार्टर को, इस डॉक्यूमेंट को, इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो को डिवाइड किया गया था दो हिस्सों में। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, एक हिस्सा वन, हिस्सा अव्वल पार्ट वन, पार्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट बी दैट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग। अब क्या है, पार्ट ए में हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, जैसे कि हमारे अभी इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ड्राफ्टिंग चेयरमैन जो थे ये थे बी आर अम्बेडकर थे। और दूसरा हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करना है, कैसे हम स्टेट को जो है डेवलप करेंगे। तो अब इन दो हिस्सों को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इकोनॉमिक प्लानिंग। इट फर्दर विजुअलाइज इट, इस डॉक्यूमेंट में फर्दर क्या एम मकसद इसका था, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन, कल्चरल अपलिफ्टमेंट, वुमेन्स राइट, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ टू एंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ होल स्टेट। इसमें फर्दर विजुअलाइज किया गया था, इन्होंने सोचा था कि हम अब जो है कश्मीर में ये काम करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में ये चीजें भी लिखी गई थी कि अब इन चीजों पे हम काम करेंगे। मिसाल के तौर पे वो काम क्या थे, लाइक काउंसिल्स फॉर नेशनल एजुकेशन, एक काउंसिल बोर्ड बनाएंगे नेशनल एजुकेशन के लिए जो सिलेबस फ्रेम करेंगे, करिकुलम फ्रेम करेंगे, टेक्स्ट बुक्स फ्रेम करेंगे, कल्चरल अपलिफ्टमेंट, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे बाकी स्टेट्स में, वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या बाकी स्टेट्स में भी अपलिफ्ट करेंगे। वुमेन्स को जो है अपने हुकूक देंगे, उनके एजुकेशन के हवाले से उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे। कम्युनिकेशन एंड हेल्थ, कम्युनिकेशन यानी कि स्टेट को जो है बाकी स्टेट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एयरवे कम्युनिकेशन हो, रोडवे कम्युनिकेशन हो। और हेल्थ सेक्टर को भी जो है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पे ले लेंगे, यानी कि अब जो है हॉस्पिटल्स लोगों के लिए एस्टैब्लिश करेंगे, डिस्पेंसरीज लोगों के लिए बनाएंगे। तो ये सारी चीजें भी इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक प्लानिंग के अलावा जो है ये सारी चीजें भी इस डॉक्यूमेंट में फ्रेम की गई थी कि इन चीजों पे काम करना है, जिनकी भी सरकार अब आगे आएगी। अब नेशनल इकोनॉमिक प्लान क्या था? नेशनल इकोनॉमिक प्लान वाज इंपॉर्टेंट पार्ट एंड हैड अ सोशलिस्ट ट्यून। नेशनलिस्ट इकोनॉमिक प्लान, सोशलिस्ट ट्यून मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, हो सकता है कि आपकी बुक पे ऐसा ना हो। तो सोशलिस्ट ट्यून समझने के लिए पहले सोशलिस्ट का लफ्जी माने पता होना चाहिए। सोशलिस्ट या नेशनल इकोनॉमिक प्लान, सिंपल मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट था किस, इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो का, एंड हैड ए सोशलिस्ट ट्यून। इसका मतलब हो गया, सोशलिस्ट ट्यून का मतलब हो गया सबका भला, यानी कि अब इसमें क्लासिफिकेशन नहीं होगी, अमीर गरीब अलग रहेंगे, कास्टिज्म की बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी लोग जे के स्टेट के सिटीजन्स हैं सबकी सोची जाएगी, सबके लिए भला सोचा जाएगा, सबको कंसिडर किया जाएगा। ये हो गया सोशलिस्ट ट्यून का मतलब। यानी कि इसमें नेशनल इकोनॉमिक प्लान में अब जो है क्लासिफिकेशन नहीं की गई थी कि लिटरेट लोगों को आगे लेना है, इलिटरेट लोगों को पीछे रखना है, बुजुर्गों को पीछे छोड़ना है, जवान लोगों को आगे लेना है, फीमेल्स को ये करना है, सेग्रीगेट करना है, और जो है मेल्स को एलिवेट करना है। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये इट हैड अ सोशलिस्ट ट्यून, यानी कि अब जो है सारे लोगों को चलाना है, सारे लोगों को आगे लेना है, सब लोगों की तरक्की का सोचना है। ठीक, तो ये हो गया इकोनॉमिक प्लान का। When the Constitution of J&K was adopted during Bakshi's reign on 17th November 1956, दूसरा ऑब्जेक्ट जो आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि when was the Constitution of J&K adopted, ठीक है। तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स आ गए, एक तो बख्शीश के टाइम में वो अडॉप्ट किया गया था, और एग्जैक्ट डेट क्या थी, 17th of November 1956. When was the Constitution of J&K adopted? It was adopted on 17th of November 1956. नया कश्मीर मैनिफेस्टो became the basis of directive principles of state policy. नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो है अब बेसिस बनी थी, यानी कि अब स्टेट को जो जो प्रमोट करने हैं, जो जो चीजें आगे चलानी है, जिन चीजों को तरजीह देनी है, वो सारी चीजें क्या थी, वो सारी चीजें वही थी जो इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो में ऑलरेडी नोट डाउन इन्होंने किए थे। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। एंड ऑफ डोगरा रूल एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट। अब थोड़ा बहुत पीछे जाएंगे कि 1947 से थोड़ा बहुत पहले हवाला देंगे कि 1947 से पहले किन की सरकार थी, फिर कौन सी नई सरकार आई थी। तो टॉपिक से ही पता चलता है कि एंड ऑफ डोगरा रूल एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट। डोगरा रूल खत्म हुआ था, डोगराज का अब पीरियड खत्म हुआ था, अब जो है नई सरकार आई थी कश्मीर में। आफ्टर द एक्सेशन,
यानी कि वो डेट जब इंडिया के साथ एक्सेशन किया गया। ऑन 30th October 1947 हरी सिंह अपॉइंटेड शेख अब्दुल्ला एज इमरजेंसी ऑफिसर और हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन। जब 30th October 1947 के 1947 में क्या हुआ, इंडिया के साथ एक्सेशन हुआ हरी सिंह का, तो हरी सिंह ने फौरन इसके फौरन बाद ही, एक्सेशन के फौरन बाद ही जो है इमरजेंसी ऑफिसर तायनात किया। किसको? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। तो अब इसका क्या काम था? ही फंक्शनड एज सच टिल 5 मार्च 1948। अब जो ये है इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर या इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर या आप कहेंगे इमरजेंसी ऑफिसर, कब तक रहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला? टिल 5 मार्च 1948, यानी कि 30th सितंबर से लेके 30th अक्टूबर से लेके 30th अक्टूबर 1947 से लेके मार्च 5 तक 1948 तक जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपॉइंट किया गया था एज एन इमरजेंसी ऑफिसर। किसने किया था? हरी सिंह ने। कब किया था? राइट ऑन 30th अक्टूबर 1947 ऑन द डेट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया। ठीक है जी। He functioned as such till 5th March 1948 when Hari Singh appointed him as Prime Minister of State on 25th of March। 5th मार्च तक इन्होंने एज एन इमरजेंसी ऑफिसर काम किया। किसने? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। कल को ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्या पहले तैनात हुए थे? इमरजेंसी ऑफिसर तैनात हुए थे। कब हुए थे? 30th अक्टूबर 1947 पे हुए थे। कब तक हुए थे? 5th मार्च 1948 तक हुए थे। फिर जो है कब ये एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, याद रहे कि पहले पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपना हुआ करता था, फिर लेटर ऑन इसको चेंज किया गया। तो हम उस दिन डीप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम खाली 1947 के बाद जो है डेवलपमेंटल वर्क्स रहे हैं कश्मीर में या जेएंडके में, वो यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 5th मार्च के बाद जो है 25th, यानी कि इसके ठीक 20 दिन बाद जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को स्टेट का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। यानी कि अब जो है नई सरकार यहाँ पे आ गई और उस नई सरकार के हेड को जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एज अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर। ठीक। इन जून 1949, अब जो है इसके बाद एक साल बाद हरी सिंह ट्रांसफर्ड पावर टू हिज सन युवराज करण सिंह who became first सदर रियासत ऑफ स्टेट in 1952। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा कि हरी सिंह क्यों चला रहा था। तो इट्स लाइक मतलब जैसे कि फ्रांस में हुआ करती थी वो रिपब्लिक हुआ करता था, जैसे कि प्रेसिडेंट हुआ करता था, वैसे ही जो है हरी सिंह यहाँ पे एज ए फंक्शन करता था एज ए प्रेसिडेंट। तो लेकिन यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर से, अभी भी जो जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है लेकिन उसके पावर जो है रिस्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि ही इज सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा वही प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना है। लेकिन तब जाके जो क्या था सिचुएशन, क्या थी, सिस्टम क्या था, हरी सिंह या प्रेसिडेंट जो स्टेट का था वो खुद मुख्तार था, यानी कि वो अपने बल पे चीजों को डिसाइड कर सकता था, बिकॉज ही वाज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट और सब्जेक्ट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सब्जेक्ट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है जी। तो फिर जो है 1949 के बाद क्या हुआ, हरी सिंह ने अपने बेटे युवराज करण सिंह को जो है तैनात किया गया फर्स्ट सदर रियासत। यानी कि अब जो है वहां से थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर के बदले अब जो है सदर रियासत आया अब स्टेट इन 1952। तो 1952 में जो है फिर हरी सिंह ने इस अपने बेटे को सदर रियासत के तख्त पे बिठाया। फिर से रिपीट करते हैं। इन जून 1949 हरी सिंह ट्रांसफर्ड पावर टू हिज सन युवराज सिंह करण सिंह who became first सदर रियासत ऑफ स्टेट इन 1952। याद रखना है जून 1949 में पावर ट्रांसफर किया गया, यानी कि खाली एक साल के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर रखा गया, लेकिन 1952 में फिर सदर रियासत कौन बने थे? युवराज करण सिंह। शेख अब्दुल्ला in earlier years promoted the composite culture and secularism and was a bridge to the linguistic and religious development with India। यहाँ पे important point है, अपने पहले बेसिक ईयर्स में, अपने इनिशियल ईयर्स में, यानी कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पहले पहले पावर में आए थे, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दिल से क्या थे, जुबान से क्या थे, इंडिया के लिए वो क्या अहमियत रखते थे और कश्मीरियों के लिए वो क्या अहमियत रखते थे। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अपने करियर के पहले हिस्से में थे, अपने इनिशियल ईयर्स में थे, तब जो है वो एक ब्रिज काम करते थे कश्मीरियों और इंडिया के दरमियान।
कश्मीर और दिल्ली के दरमियान, यानी कि तब जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था कश्मीर में। फिर क्या हुआ आहिस्ता आहिस्ता, इन हिज लेटर ईयर्स his speech created apprehensions within the Indian government। लेकिन फिर जो है कुछ निज़ाम ही बदला, कुछ चेंज आई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला में। इट मीन्स कि आप ऐसे समझो जैसे आप में से कोई पहले प्रो इंडियन होता है, इंडियन टीम का बहुत बड़ा फैन होता है, लेकिन लेटर ऑन फिर उसको इंडियन टीम उतनी ज्यादा रास नहीं आती, इसको फिर कोई और टीम रास आती है। वैसे ही एग्जैक्टली शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है अपने करियर के इनिशियल ईयर्स में जब वो पहले पहले प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, इंडिया इसमें कश्मीर में J&K में। जो भी वहां से इंडिया से इसको फरमान मिलता था, जो भी दिल्ली से फरमान मिलता था, वो इसको अप्लाई करता था J&K में। लेकिन लेटर ऑन इन हिज लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला में बहुत बड़ी तब्दीली आई। क्या तब्दीली आई, अब ये कुछ जो भी बोलता था वो इंडिया के खिलाफ बोलता था, ठीक, जो भी करता था वो इंडिया के खिलाफ करता था। और इससे क्या हुआ कि इंडिया को एप्रीहेंशंस हुए, इंडिया को खौफ हुआ कि ये बंदा जो है अब कभी कभार कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कोई बड़ी तख्त पलट कर सकता है। तो इसलिए जो है इंडिया ने इस बंदे में फेथ इंडिया की खत्म हो गई। यानी कि इंडिया या दिल्ली का जो है, यहाँ पे इंडिया और दिल्ली का मेरे कहने का मतलब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सरकार की जो फेथ है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से वो उठी, ठीक। तो एज अ रिजल्ट ही वाज अरेस्टेड इन 1953। यहाँ पे कंसेप्ट एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्या थे, कौन थे, कहाँ थे और क्या करते थे। तो फिर एज अ रिजल्ट, यानी कि इस एप्रीहेंशन से जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला में चेंज आई, इसके स्पीच में चेंज आई, इंडिया को एक खौफ हुआ कि ये बंदा अब कुछ कर सकता है, मे बी ये तख्त पलट कर सकता है, मे बी ये कश्मीर को पूरे इंडिया के खिलाफ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक कौम फॉलो इसको करती थी। जो भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला करते थे तो पूरी कश्मीर की आवाम उस चीज को फॉलो करते थे। इसके लिए एक फेवरेट आम कहावत भी बनी थी तब जाके कश्मीर में, ये कर की कर बाप कर लो, यानी कि जो भी होगा, जो भी डिसाइड करेगा वो सारा कौन करेगा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला करेगा। तो फिर इंडिया को एप्रीहेंशंस हुए, एंड एज एन एप्रीहेंशंस इंडिया को, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को मजबूरन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है अरेस्ट करना पड़ा। एग्जैक्टली वैसे ही जो अभी मॉडर्न डे में कोई भी स्पीच देगा जिससे एप्रीहेंशंस हो सकते हैं कि ये जो है सेवरिटी ऑफ इंडिया या इंडिया को किसी ना किसी तरीके से खदशा पहुंचा सकता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। और मॉडर्न डे 2020 में हमारे पास इसका एक नए तर्ज का एक कानून है, दैट्स कॉल्ड द UAPA, अनलॉफुल प्रिवेंट ये जो है एक्टिविटीज एक्ट। तो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत उसको अरेस्ट किया जाता है अगर कोई भी बंदा ऐसे तरीके का स्पीच प्रेजेंट करता है, स्पीच देता है जिससे जो है लोगों में खलिश पैदा हो सकती है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ या इंडियन सॉवरेनिटी के खिलाफ। तो 1953 में फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया फॉर 11 ईयर्स, 11 साल तक उसको बंद किया गया, कैद किया गया, जेल के पीछे डाला गया। 1953 से लेकर 1953 से लेके 11 ईयर्स तक, यानी कि इट मींस 1953 से लेके 1964 तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है अरेस्ट किया गया। तो तब जाके जब 1953 में ये प्राइम मिनिस्टर थे J&K के, इसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तब, यानी कि इसका डिप्टी था। जैसे कि अभी होता है प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, वैसे ही 1953 में भी इसका भी डिप्टी था। और वो डिप्टी कौन था, बख्शी गुलाम अहमद। तो जाहिर सी बात है अब जो है कैप्टन इंजर्ड हुए, वाइस कैप्टन लीड करेंगे टीम को, तो वैसे ही जो है इसके डिप्टी बख्शी गुलाम अहमद जो है प्रेसिडेड हिम एंड अ न्यू एरा स्टार्टेड। अब बख्शी गुलाम अहमद ने अपनी दौर हुकूमत स्टार्ट की और एक नया दौर स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ये बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये चीज अभी डिसाइड नहीं हुई थी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अच्छे काम करता या नहीं करता, या उसने अच्छे काम किए या नहीं किए, लेकिन उसने बहुत सारी चीजों की बुनियाद डाली थी। अब जो है वो लेटर ईयर्स में, क्योंकि वो जेल में थे, अब वो बुनियाद जो है आगे जाके फुलफिल हुई थी। अब आगे जाके जो वो सारे जो कंक्रीट आइडियाज उसने डाले थे, जो कंक्रीट बेसिस उसने डाली थी, वो एंड पे फुलफिल हुए। किसके दौर में, बख्शी गुलाम अहमद के दौर में। प्रायोरिटी ऑफ द नेसेंट, नेसेंट का मतलब है, मैंने आपके लिए लिखा है एमर्जिंग स्टेट। नेसेंट का मतलब नया नेव। अब जो है J&K स्टेट
कुछ पुरानी स्टेट तो थी नहीं, क्योंकि रिसेंटली 1950s के बाद ही नई सरकार आई थी, 1950 में ही नई सरकार आई थी। तो अब इस नई सरकार आने के बाद जो है एक नई स्टेट भी शुरू हुई थी। अब इस नए स्टेट की क्या प्रायोरिटी थी, क्या डिमांड्स थी, अब इन इस स्टेट में क्या क्या नई नई चीजें लानी थी। जैसे घर बनाने के लिए बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, वैसे ही इस स्टेट को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रायोरिटीज थी, अब क्या क्या चीजें लानी थी स्टेट के लिए, क्या क्या चीजें बनानी थी स्टेट के लिए, वो चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा कि वो तीन ही चीजें थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, कल्चरल रिफॉर्म्स थे, और जो है सोशल रिफॉर्म्स थे। लेकिन अब यहाँ पे हम इन रिफॉर्म्स को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, फर्दर इसमें पढ़ेंगे कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो क्या गए, कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए थे, फिर उन रिफॉर्म से हुआ क्या था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहला रहेगा हमारा, ए टॉपिक रहेगा, फिर बी टॉपिक रहेगा हमारा सोशल रिफॉर्म्स, और फिर जो है हमारा सी टॉपिक रहेगा कल्चरल रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमारा पहला रहेगा नंबर 1 रहेगा लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि अब जो है जमीन में क्या तब्दीली लाई गई थी, जमीन सतह पे एग्रीकल्चर में, जमींदारी में क्या क्या चेंज लाई गई थी, वो इस लैंड रिफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे। New regime was too enthusiastic and in 1948 यहाँ से स्टार्ट है बेटा। New regime was too enthusiastic and in 1948 शेख अब्दुल्ला abolished जागीर्स। यहाँ से अब हम फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि हम पहले से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल चले गए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद उसके डिप्टी आए बख्शी गुलाम अहमद, लेकिन अब हम फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इट मीन्स कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम फिर से आएगा, ठीक। तो पहले पहले जब सरकार वजूद में आई 1948 के बाद, यानी कि जब एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ, फिर जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार आई, तो ये बहुत ही ज्यादा उतावली थी काम करने के लिए, बहुत ही ज्यादा जज्बा रखती थी काम करने के लिए। तो इसने पहले ही क्या किया, ही अबॉलिश जागीर्स, जागीरदारी सिस्टम जो है इसने खत्म किया। अब जागीर क्या थे, इट वाज अ लैंड ग्रांट गिवन बाय स्टेट टू एन इंडिविजुअल इन लियो ऑफ सर्विसेज। अब जागीर जो है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहता था स्टेट में, उसको तनख्वाह के बदले एक लैंड का टुकड़ा दिया जाता था, या उस एक लैंड का टुकड़ा मतलब जो भी उस लैंड से प्रोड्यूस होता था वो उसी की जागीर बनती थी, ठीक। यानी कि जैसे हम एक सेंटेंस में कहते हैं कि ये आपकी आपकी जागीर नहीं है, यानी कि इट मींस इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी, ठीक। तो वैसे ही जागीरदारी सिस्टम इसने अबॉलिश किया गया, इसके दौर में अबॉलिश किया गया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में। यानी कि अब जो है किसी भी ऑफिसर के पास ऐसी जागीर नहीं थी जो उसको मुआवजा दिया जाता था उसके सर्विसेज के बदले। दूसरा चीज इसने क्या किया था, अबॉलिश खत्म किया था, दैट वाज द मुआफिस। मुआफिस क्या था, a land grant extended from payment of land revenue। ये जो है एक जमीन मिलती थी किसके बदले, एक्सटेंडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये जो है लैंड ग्रांट एक्सटेंडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड को तब जाके टैक्सेस देने पड़ते थे। तो ये मुआफिस वो लोग थे जिनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे फ्रांस में फर्स्ट क्लर्जी जो या फर्स्ट एस्टेट था उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, या सेकंड एस्टेट को भी टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, वैसे ही कश्मीर में भी सिस्टम चल रहा था। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी ये चीज जो है क्लियर की, अबॉलिश किया। मैंने पहले ही ऊपर भी कहा था कि अब जो है नया कश्मीर मैनिफेस्टो वाज ए चार्टर, वाज ए डॉक्यूमेंट जिसमें सारे लोगों का भला था, इसमें कोई खास नहीं था। तो वैसे ही उस चीज को अमलाने के लिए यहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये चीजें जो है, ये प्रिविलेज जो है, बेसिक बर्थ राइट प्रिविलेज जो है खत्म किए थे। पहला क्या था, जागीर खत्म किया था, मुआफिस दूसरा खत्म किया था। तीसरा जो है मुकर्रिस जो है, ये फिक्स्ड कैश ग्रांट्स था। एंड ये जो है एक फिक्स्ड कैश ग्रांट था, ये भी खत्म किया गया। एक फिक्स्ड मतलब एज पर डिमांड या एज पर जो है सप्लाई नहीं था, एक फिक्स्ड था। जैसे कि इसमें परमानेंट सेटलमेंट में आया था इंडिया में कि एक फिक्स्ड देना था। तो फोर्थ वन इज चकदार, इट्स अ कश्मीरी टर्म। चकदार, चकदार मींस कि जो एक्ट करता था, कि हु एक्टेड एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन प्रॉपर्टीयर एंड कल्टीवेटर। ये गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से या मोनार्की की तरफ से अपॉइंट किया जाता था, और ये एक्ट करता था एज ए इंटरमीडिएट, बीच वाला ये एक्ट करता था गवर्नमेंट और
कल्टीवेटर या प्रॉपर्टियर एंड कल्टीवेटर के दरमियान। कल्टीवेटर मींस हो गया जो उस पे काम करता था, जमीन पे प्रोडक्शन करता था। प्रॉपर्टियर का मतलब हो गया जिनकी वो प्रॉपर्टी थी, यूजुअली तब जाके वो प्रॉपर्टी स्टेट की थी, तो स्टेट की तरफ से एक बंदा था जिसको चकदार कहा जाता था, और ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता था इन फ्रंट ऑफ कल्टीवेटर। तो फिर इसको भी एक मुआवजा दिया जाता था और इस चीज को भी अबॉलिश किया गया था। तो 4 चीजों को अबॉलिश किया गया था लैंड रिफॉर्म्स में। पहले कौन थे? जागिर्स भी अबॉलिश किए गए थे, मुआफिज को भी अबॉलिश किया गया था, मुकर्रीज को भी अबॉलिश किया गया था, और चकदार को भी अबॉलिश किया गया था। इन द सेम ईयर, यानी कि 1948, इन द सेम ईयर, इन व्यू ऑफ फूड शॉर्टेज। अब 1948 में भी क्या था? फूड स्कैर्सिटी थी, फूड शॉर्टेज था, यानी कि अब जो जितने लोग थे उतना फूड अवेलेबल नहीं था। इट मीन्स कि अगर किसी फैमिली में 10 बंदे होते हैं, उनको खाने के लिए खाना नहीं होता है, तो वैसे ही पूरे स्टेट में भी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, उन पॉपुलेशंस को उतना खाना मुयसर नहीं हुआ करता था, तो फूड शॉर्टेज थी। लैंड रिफॉर्म को हम रिपीट करते हैं। जो लैंड रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मींस हो गया चेंज। अब लैंड यहाँ से मतलब रखता है जो जमीन थी। जमीन का मतलब यहाँ पे जो लोग काश्तकारी करते थे, एग्रीकल्चरल का काम करते थे, उसमें कुछ तब्दीली लाई गई थी। रिफॉर्म्स यूजुअली मींस कुछ नई चेंज, कुछ अच्छी चेंज, कुछ पॉजिटिव चेंज। तो पहले पहले इस लैंड में क्या था कि 4 तरीके के बर्थ राइट प्रिविलेज थे। प्रिविलेज मींस इनको एक्स्ट्रा एज मिलता था। पहला जागीर था। जागीर का मतलब हो गया कि जो ऑफिसर्स थे स्टेट की तरफ से, उनको जागीर मिलती थी, लैंड मिलती थी। यानी कि अगर कोई कमांडर होता था, उसको तनख्वाह के बदले बहुत ज्यादा जमीन मिलती थी। जितना भी जमीन से उगता था वो सारा उसी कमांडर का हो गया। अब ये भी खत्म किया गया, उनको तनख्वाह देनी शुरू कर दी गई। जागीरदारी सिस्टम जो है खत्म हुआ। अकबर के दौर में आया था ये जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। दूसरा जो है मुआफिज था। मुआफिज क्या था? ये जो है एक जमीन थी, इसको टैक्सेस में नहीं लाया जाता था, यानी कि जमीन का टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि अभी हम इलेक्ट्रिसिटी टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, जमीन का भी हम टैक्स देते हैं। वैसे ही उन दिनों भी जमीन का टैक्स दिया जाता था। और एक तबका मुआफिज, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनकी जमीन जो है टैक्स से बाहर रहती थी। उस चीज को भी खत्म किया गया, उनको भी कहा गया कि आप जो है टैक्सेस देंगे। तीसरा जो है मुकर्रीज था। मुकर्रीज एक फिक्स्ड कैश ग्रांट था, इस चीज को भी खत्म किया गया। यानी कि अब इनको अगर कोई एक्स्ट्रा एज मिलता था, वो एक्स्ट्रा एज भी खत्म किया गया। और फोर्थ वन इज चकदार। चकदार मैंने कहा कि ये एक तरीके का बंदा होता था जो एज एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब हो गया बीच वाला, प्रॉपर्टियर और कल्टीवेटर के दरमियान जो बीच वाला बंदा था वो एक्ट करता था। प्रॉपर्टियर मींस यूजुअली यहाँ पे स्टेट थी, स्टेट की प्रॉपर्टी थी, और कल्टीवेटर हो गए आम जमींदार जो जमीन पे काम करते थे। जमींदारों के पास आते थे और इनको स्टेट की तरफ से एक तरीके का मुआवजा मिलता था, और ये मुआवजा भी इनके लिए खत्म किया गया, चकदार पोस्ट भी खत्म किया गया। तो ये जो है इसी साल में 1948 में ही फूड शॉर्टेज थी स्टेट में। यानी कि अब जो है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, उतना गजा, अभी उतना खाना लोगों के लिए मुयसर नहीं था। फिर क्या हुआ? ग्रो मोर फूड स्कीम वाज लॉन्च्ड। इसी साल में एक नई स्कीम लॉन्च की गई जिसका माने था ग्रो मोर फूड स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें क्या किया गया? अनकल्टिवेबल लैंड वाज कन्वर्टेड एंड अलॉटेड टू लैंडलेस पीजेंट्स। इसमें अनकल्टिवेबल लैंड का मतलब हो गया बंजर जमीन, जिसमें काश्तकारी नहीं हुआ करती थी, उसको जो है कन्वर्ट किया गया किसमें? इसी एग्रीकल्चरल लैंड में। और ये जमीन उन लोगों को दी गई जिनके पास जो है जमीन नहीं थी, लैंडलेस पीजेंट्स। इट मींस अब एक तो लैंडलेस पीजेंट्स यानी कि जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको भी जमीन मिली। दूसरी चीज ये कि जो अनकल्टिवेबल लैंड थी, जो जमीन पे काश्तकारी नहीं हुआ करती थी, वो लैंड भी अब ट्रांसफॉर्म हुई, उस पे भी अब जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। तो इसके बाद क्या हुआ? टू प्रोटेक्ट टेनेंट्स, टू प्रोटेक्ट टेनेंट्स द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1948। इसके बाद ही टेनेंट्स मींस मतलब हो गए जो जमीन में काम करते थे, उनको एक मुआवजा मिलता था, एक तिहाई का मुआवजा मिलता था। तो इसमें 1948 के ही अक्टूबर में एक नया एक्ट लाया गया, स्टेट टेनेंसी एक्ट। 1924 का ये एक्ट था, लेकिन 1948 में इसको अमेंड किया गया। अमेंड का मतलब हो गया इसको जो है थोड़ी बहुत तब्दीली लाई गई इस एक्ट में।